हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने 76 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, टेस्ट नंबर 8 चल रहा है। टेस्ट 8 के 76 हो गए थे। चलिए जल्दी से 77 से कंटिन्यू करते हैं। 77 में पल्लव कालीन स्थापत्य से संबंधित हम लोग को बताना है। यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात हो रही है और पल्लव वंश की बात हो रही है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पल्लवास आर्किटेक्चर में सुपर्ब थे। इनके आर्किटेक्चर को 2 भागों में बांटा गया है। पहले इसका टाइम फ्रेम जान लीजिए। पल्लवास एक्टिव कब थे? इनका टाइम फ्रेम था 600 से 900 AD के बीच में। ठीक है, 600 से 900 तक ये किनका था? पल्लवास का। इनके बाद आप लोग जानते हैं कि इनके बाद कौन आ गया था? चोलास आ गए थे। ठीक है, चोलास का समय जो है वो 700 से 1150 AD तक होता है। ठीक है, चोला के बाद कौन आए थे आपको पता है? पांड। ठीक है, पांड। उसके बाद फिर विजयनगर, जो पीरियड आप पढ़ते हैं 1350 से 1565 वाला। ठीक है, तो पांड के बाद विजयनगर आ गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। आपने साउथ की एक स्थापत्य कला के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, द्रविडियन। ठीक है, द्रविड़ शैली पढ़े हैं ना? ये पल्लवा की देन है। ठीक है, पल्लवी लोगों की देन है। ये इसी आर्किटेक्चर की बात ही कर रहे हैं, इसी स्थापत्य की बात कर रहे हैं। इसमें आप 2 शैली पढ़ते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्र शैली और मामल्ल शैली। महेंद्र शैली, आपको जो पहले ऑप्शन में महेंद्र वर्मन दिख रहे हैं, ये इन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला ग्रुप हुआ करता था आर्किटेक्चर का पल्लव वंश में। ठीक है, ये दूसरा ग्रुप हुआ करता था आर्किटेक्चर का। ये कुछ इमेजेस देखिए, तब थोड़ा क्लियर हो गया है। इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए। ये द्रविड़ स्टाइल का यहाँ पे आपको मंदिर की डिज़ाइन दिख रही है। आपको यहाँ पे गोपुरम लिखा दिख रहा गोपुरम। गोपुरम का मतलब था ये एंट्री गेट होता था। ठीक है, एंट्री गेट। ठीक, ये भी आपको देखने में ऐसे लगेगा जैसे कोई मंदिर हो, जबकि मंदिर नहीं होता था। ये बहुत भव्य द्वार होता था, भव्य एंट्री गेट होता था। ठीक है, फिर आप आगे चले आइए, यहाँ पे फिर आपको मंडप मिलेगा। ये मंडप में एक्चुअली क्या है? ये हॉल होता था एक। ठीक है, बड़ा सा हॉल जिसमें खूब सारे पिलर लगे होते हैं। ठीक है, तो जिसे मंडप किसे बोलते हैं? मंडप यानी पिलर्ड हॉल जो रहता था। ठीक है, पिलर्ड हॉल। तो इन मंडपों को बनवाने की जो शुरुआत की थी ना, वो महेंद्र वर्मन ने की थी। ठीक है, महेंद्र वर्मन ने, याद रहेगा जो आपने पहली शैली पढ़ी पल्लव वंश की। ठीक है, उसके बाद जो आपने दूसरी शैली पढ़ी मामल्ल शैली। मामल्ल शैली में क्या होने लगा था? रथ वगैरह बनने लगे थे। ठीक है, उन्होंने रथ वगैरह खूब बनवाए। और ये रथ कैसे रहते थे? ये पत्थर के रहते थे। ठीक है, पत्थर पे कार्विंग करते थे। कार्विंग समझते हैं? कार्विंग मतलब उकेरना, पत्थरों पे जो कारीगरी होती थी। एक सिंगल पत्थर रहता था ये। ठीक है, सिंगल पत्थर का एक रथ बनाते थे। ठीक है, तो ये रथ वगैरह ये मामल्ल शैली में आ गए थे लेटर एज में। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलिए। जैसे आपने कुछ एग्जांपल्स देखा होगा, सोर टेम्पल हुआ। ठीक है, पंचरथ हुए, कैलाशनाथ का मंदिर बहुत फेमस। ये सब पल्लव आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और ज़्यादातर मंदिर जो रहते थे पल्लव डायनेस्टी के, वो भगवान शिव को समर्पित थे। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। पहला पॉइंट है, महेंद्र वर्मन ने वास्तुकला में मंडप का निर्माण कराया। मंडप आपने देखा, इमेज में देखा। ठीक, महेंद्र वर्मन शैली यानी जो पहली शैली थी, इन्होंने शुरू कराया था। ठीक ठीक है, पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। रथ और मंडप दोनों ही प्रस्तर यानी पत्थर को काटकर बनाए गए थे। ठीक है, पत्थरों की ही कार्विंग करते थे। ठीक है, तो ये भी दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट, पल्लवों के अधिकांश मंदिर जो है वो शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, तीनों पॉइंट करेक्ट है यहाँ पर। पल्लवास का टाइम फ्रेम याद रखना। ठीक है, 600 से 900 AD। ठीक है, देन चोला, देन पांड, देन विजयनगर। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए इमीडिएट आ जाइए। राष्ट्रकूट के बारे में बताना है। राष्ट्रकूट के बारे में आप लोग जानते हैं कि एलोरा की गुफाएं जो हैं या फिर एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वो किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूटों ने बनाई थी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले आपको ये जान लेना कि एलोरा में गुफाएं कितनी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टोटल गुफाएं जो हैं, केव्स हैं, वो 34 हैं। ठीक है, ये गुफाएं पत्थरों को काट के बनाई गई हैं, ये आप लोग समझते हैं। लेकिन वो पहाड़ी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस हिल्स का नाम है चारानंदरी हिल्स। ठीक है, याद रहेगा, चारानंदरी हिल्स पे ये केव्स का एग्जीक्यूशन हुआ था, याद रहेगा। इसी हिल्स को काट के ये मूर्तियाँ या फिर केव्स बनाई गई हैं। ठीक है, सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये। 34 केव्स काटना, पूरे पहाड़ को काटना, वो भी उस समय जब काटने वाले हथियार बहुत नहीं हुआ करते थे। ये जो रॉक कट एक्टिविटी है, रॉक कट एक्टिविटी, ये 600 से 1200 AD तक चलती रही। समझ रहे हैं? 600 साल तक ये एक्टिविटी रही है। मतलब समझ रहे हैं, 600 साल लग गए इन 34 गुफाओं को बनाने में, जिसमें आप केव नंबर 16 तो बिल्कुल नहीं भूलते होंगे। आप देखना केव नंबर 6 क्या है? ये खुद कैलाश मंदिर है। इसमें आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर। इस पिक्चर को देखिए, ये क्या है? ये पूरा कैलाश टेम्पल है और पूरा चट्टान को काट के बनाया गया है। ये खुद गुफा है। ठीक है, ये केव नंबर कौन सी है बताएंगे? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया केव नंबर 16, जो अभी 34 पढ़ रहे थे, 34 में से 16वीं नंबर की खुद कैलाश टेम्पल की केव है। ठीक है, और आपने ये भी क्वेश्चन पढ़ा होगा MCQs में कि एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की जो केव्स हैं, वो किस किस धर्म को समर्पित हैं। तो आप में पढ़ते होंगे। ठीक है, आप हिंदुइज्म भी पढ़ते होंगे। ठीक है, और आप जैन धर्म भी पढ़ते होंगे। यहाँ पे तीनों धर्मों से संबंधित आपको मूर्तियाँ वगैरह मिलेंगी। ठीक है, इसको देखिए जल्दी से। अभी आपने 34 केव्स देखा। ठीक है, इन 34 में जो 1 से 12 हैं ये बुद्ध को समर्पित हैं, और जो 13 से 29 हैं ये हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, लास्ट वाली 30 से 34 यानी 30 से 34 जैन धर्म को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यानी सबसे ज़्यादा केव्स आपने किस में देख ली? 13 से 29 कितना हुआ? जल्दी से बताइए। 17। ठीक है, यानी आपने हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं 17 पढ़ी। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित 1 से 12 कितनी हुई? 12 हुई।
और 30 से 34 कितना हुआ, 4 हुआ कि 5 हुआ, 5 हुआ, ठीक है। यानी जैन से संबंधित आपने 5 गुफाएं पढ़ी, टोटल जोड़ोगे तो 34 आ जाएगा। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा है, फिर बौद्ध की 12 है और जैन की 5 है। हो सकता है ये भी पूछ ले कि जैन धर्म की कितनी गुफाएं हैं, तो आपको 5 याद होना चाहिए। अब ये सब तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती है ना, तो इनका अलग इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे गुफा नंबर 29 पूछा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 29 यानी ये हिंदू धर्म से संबंधित होगी, ठीक है। केव नंबर 29 को धूमर लेना भी बोलते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धूमर लेना। यहाँ पे क्या डिपिक्ट किया गया है, यहाँ पे पार्वती और शिव जी का विवाह दर्शा गया है, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे सही लिखा है। इस पिक्चर को देखिए, ये धूमर लेना, केव नंबर 29, ठीक है, पार्वती और शिव जी का यहाँ पे विवाह दर्शाया गया है। यहाँ पे ये पिक्चर दिख रही है ब्रह्मा जी की है, ठीक है, यहाँ पे इनके 3 यहाँ पे फेस दिख रहे हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए, ये त्रिमूर्ति है, ठीक है, जो क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में पूछा है, एलिफेंटा केव्स, ये त्रिमूर्ति की इमेज है, ठीक है। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखाया गया है, ठीक। चलिए जूम कर दें, ठीक। चलिए तो यहाँ पे दोनों पॉइंट ठीक हो गए, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे चला, आइए 79 पे आइए जल्दी से। यूरोपीय रिवर्स यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट यहाँ पे अरेंज करना है। मैपिंग में यदि आपको कंट्री भी अगर याद आ रही है तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन नदी किस देश में बह रही है, ठीक है। बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं जो बहुत सारे देशों में बहती हैं, जैसे डेन्यूब का ले लो, ये पूरा बाल्टिक कंट्रीज़ में बह के जाती है। जैसे टेम्स के बारे में आप पढ़े हैं, ठीक है, थेम्स बोलते हैं इसे वैसे, थेम्स। हिस्ट्री में याद आ रहा कुछ, थेम्स है, ये यूके की रिवर है, ठीक है, यूके की रिवर। और मैप पे यूके कहाँ है ये आपको माइंड में दिख रहा होगा आपके। राइन कहाँ पे, ये फ्रांस में। टेम्स हमने क्या बोला, ये यूके में, ठीक। डेन्यूब कहाँ से निकलती है, शुरुआत कहाँ से होती है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। और वोल्गा ये रसिया से। तो अब तो आसान हो गया, ठीक है। सबसे बेस्ट में लोकेशन किसकी है, यूके की है, उसके बाद फिर फ्रांस की है, फिर किसकी है, जर्मनी की है, ठीक है, इसके बाद फिर रसिया की है। तो आप कंट्री के बेसिस पे भी आप यहाँ पे ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले टेम्स आ जाएगी, ठीक है, फिर राइन आ जाएगी, फिर डेन्यूब आ जाएगी, फिर वोल्गा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का कोड क्या बन गया, 2134। इसकी इमेजेस वगैरह मैं पीडीएफ में लगा नहीं पाया, फिर भी ये सब हम लोगों ने मैपिंग से भी कर लिए हैं, ठीक है। जीएस वर्ल्ड का यही टेस्ट सीरीज जो चल रही है, इसी का टेस्ट नंबर 2 देखना, पूरा ज्योग्राफी का है। हम लोगों ने 120 क्वेश्चन अगर जीएस के किए तो 120 यहाँ पे मैप देखे हम लोगों ने, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसको जरूर देख लेना जिन्होंने देखा नहीं हो उनके लिए। तो वहाँ पे इन सब का आपको इमेजेस भी दिख जाएगा, ठीक है। वैसे भी कठिन नहीं है, ज़रूरत नहीं है देखने की, क्योंकि ये सब बहुत कॉमन रिवर है। 80 देखिए, 80वें सोलर सिस्टम के बारे में पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पे पूछा है सभी ग्रहों के अपने स्वयं के नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। सभी ग्रह के तो नहीं होते हैं, आप लोग जो सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट हैं, जैसे हम लोग मरकरी और वीनस बोलते हैं, इन दोनों के कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। जैसे सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन से हैं, पहला मरकरी है, दूसरा वीनस। मरकरी को क्या बोलते हैं, मरकरी को बुध बोलते हैं, ठीक है, बुध, और वीनस को शुक्र बोलते हैं, ठीक। तो ये फैक्ट पहला पॉइंट पूछा था उन्होंने, तो हम लोगों ने इसको देख सीख लिया। सेकंड पॉइंट है आंतरिक ग्रहों के चारों ओर वलय पाया जाता है। देखिए अभी आपको शुरुआत के जो 4 प्लैनेट दिख रहे हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको इंटरनल प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को अर्थ लाइक प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है, ठीक है। और लास्ट के जो 4 प्लैनेट हैं इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट, ठीक। इनको जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको गैसियस प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है। और गैसियस प्लैनेट की क्या खास बात है, ये प्लैनेट जो होते हैं इनके चारों तरफ वलय पाई जाती है, ठीक है, वलय पाई जाती है, रिंग पाई जाती है, ठीक है। यही पूछना चाह रहे हैं वो। सेकंड पॉइंट पढ़िए अब, आंतरिक ग्रहों के चारों वलय पाया जाता है, जबकि आपने कहाँ सीखा, आपने आउटर प्लैनेट में सीखा, ना कि आंतरिक में, ठीक है। आंतरिक तो अर्थ लाइक प्लैनेट है ना, तो ये पॉइंट गलत हो गया, ठीक, सीख लिया है। चलिए तो 80 का दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक, केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है। चलिए 81 देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था 1960 की ट्रीटी पढ़ी थी, सिंधु इंडस रिवर ट्रीटी पढ़ी थी, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी भी बोलते थे। उसमें हम लोगों ने 6 रिवर को, यानी जो 6 रिवर हैं इनको हम लोगों ने अरेंज किया था नॉर्थ से साउथ, ठीक है। और ये ऑर्डर हम लोगों ने नॉर्थ से साउथ इस तरीके से अरेंज किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। सबसे नॉर्थ में इंडस है, फिर झेलम है, साउथ में आते जाओगे तो चुनाव मिलेगा, फिर रावी मिलेगी, ठीक है, फिर ब्यास मिलेगी, और सबसे नीचे जो है वो सतलज है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने सबसे ऊपर की रिवर जो थी 1960 ट्रीटी के अनुसार इसका पानी पाकिस्तान को जाता है, ठीक है। और नीचे की जो 3 नदियाँ हैं इनका पानी ट्रीटी के अनुसार इंडिया को जाता है, ठीक है। इतना सीखा था हम लोगों ने। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एंशियंट नेम पूछे हैं, ठीक है। इंडस रिवर को सिंधु नदी बोलते हैं, ठीक है। झेलम नदी को वितस्ता बोला जाता था, चिनाव नदी को अश्विनी बोलते थे, ठीक है। उसी तरह रावी रिवर को परुष्णी, ब्यास रिवर को विपाशा और सतलज को सतुद्री, ठीक है। याद आ गया, पढ़ते रहते होंगे इसको तो, है ना। तो 2-3 नाम और हैं, इनको भी देख लीजिए। काबुल का पुराना नाम कोबा है, घाघरा का पुराना नाम करनाली है, गंडक का नाम सदानीरा है, और बेतवा का बेत्रावती,
ठीक है, बेत्रावती। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आता है, ठीक है। चलें अब जल्दी से मिला लीजिए, अब क्वेश्चन को जल्दी से मिला लीजिए। यहाँ पे आपने प्रोशनी किसका पढ़ा, प्रोशनी रावी नदी का पढ़ा, ठीक है, तो ये सही मैच है, बिल्कुल सही मैच है। बेतस्ता किसका पढ़ा, आपको बेतस्ता ये दिख रही है, ठीक है, बेतस्ता झेलम के सामने, ये सही मैच है। कुंभा हम लोगों ने कुंभा पढ़ा काबुल का, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये भी सही मैच है, ठीक। सतानीरा किसका पढ़ा था आपने, आपने गंडक नदी का पढ़ा था, ठीक है, ना कि सतलज का। तो सतलज यहाँ पे गलत है, क्योंकि सतलज का एंशिएंट नेम जो है वो सतोदरी है, ठीक। आंसर डी हो गया, हो जाएगा। चलिए 82 देखिए जल्दी से। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक एज के बारे में पूछ रहे हैं, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पूछ रहे हैं। आपने इंडस पीरियड पढ़ा है, इंडस पीरियड को क्या माना जाता है, एग्जैक्ट तो देखो किसी को नहीं पता, ठीक है। किताबों में 2-3 यहाँ पे पीरियड आपको दिख जाएंगे, 3500 से 1500 दिख जाएगा, ठीक है, 1800 दिख जाएगा, 3300 से 1800 दिख जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं 3300 से 1500 दिख जाएगा, यानी मोटा मोटा हम लोग 1500 मान लेते हैं, ठीक है। 1500 BC से आप 1000 की तरफ आएंगे, 1000 BC की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे वैदिक पीरियड मिल जाएगा, ठीक है, वैदिक पीरियड मिल जाएगा। 1000 से नीचे और आएंगे 500 BC की तरफ तो आपको यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड मिल जाएगा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का जो टाइम फ्रेम है वो 1000 से 600 BC, 1000 BC से 600 BC तक है, ठीक है, ये सीखा। या इसको हम यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 1500 से। अगर 1500 से हम लोग इस 600 तक चलें, 1500 BC से 600 BC तक चलें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा वैदिक पीरियड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से 1500 से 1000 BC तक को बोल रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, और 1000 BC से 600 BC तक बोल रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड, ठीक। और आप लोगों को पता है कि और आप लोगों को पता है कि वैदिक पीरियड में जो चीज़ें रही थी वो बिल्कुल अपोजिट हो गई थी लेटर वैदिक में, ठीक है। और 600 BC में क्या पढ़े हो, 600 BC में क्या पढ़े थे, याद आ रहा, महाजनपद, ठीक है, महाजनपद। यानी आपने क्या समझा कि लेटर वैदिक पीरियड का जो लास्ट फेज था यानी 600 BC वाला जो समय था, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े किंगडम का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। और बड़े बड़े किंगडम कौन थे, यही 16 महाजनपद, ठीक है। लेटर वैदिक काल में यहाँ पे लोहे का पता चल गया था, ठीक है, और लोहे का यूज भी करने लगे थे। वैदिक काल में जो खेत जोतने वाले प्लाऊ होते थे वो लकड़ी का यूज करते थे, ठीक है, लकड़ी का। लेकिन लेटर वैदिक में यहाँ पे लकड़ी की जगह लोहे का यूज होने लगा था, ठीक है। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लोहे का यूज होने लगा था। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे जो मेन सेंटर था वो सरस्वती नदी और गंगा की दो आप लोग समझते हैं, जैसे दो नदी हैं, दो नदी का ये जो बीच का चित्र होता था बहुत फर्टाइल एरिया, इसे दोआब बोलते हैं, ठीक है, DOAB, दोआब रीजन। तो यहीं पे ये लिमिटेड था, ठीक है, लेटर वैदिक। चलिए तो यहाँ पे दोनों पॉइंट करेक्ट हैं, सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ें। जो मेन डायनेस्टीज़ हैं इनका पहले टाइमलाइन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप हरियांग से शुरुआत करते होंगे, ठीक है, फिर सिसुनाग आए, फिर नंद आए, फिर मौर्य आए, फिर कुषाण आए, फिर सुंग, कंड, सातवाहन, इक्ष्वाकु, और भी लंबी चेन है, ठीक है। अब आपको फोकस करना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन मौर्य से पूछा है ना। और साम्राज्य कब आया, नंद वंश के बाद, ठीक है। और मौर्य वंश के स्थापनाकर्ता कौन है, आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य साहब, ठीक है। तो उत्पत्तिकर्ता तो वही होता ना जिसने अपने से पुरानी डायनेस्टी के लोगों को हराया होगा, उस डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया होगा, ठीक। वही इंसान अगली डायनेस्टी के लिए उत्पत्तिकर्ता हो जाता है, ठीक है, और पिछली डायनेस्टी के लिए पतनकर्ता हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे पतनकर्ता पूछे हैं तो आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। आपको ये पहली जो डायनेस्टी हम लोगों ने देखा था हरियांग डायनेस्टी, बिंबिसार इसी से संबंधित है, ठीक है, हरियांग से। चलिए एक बिंदुसार भी है, ठीक है, बिंदुसार और बिंबिसार में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है, और बिंदुसार का बेटा था अशोक, ठीक। तो इसको कन्फ्यूज मत हुआ करो बिंदुसार और बिंबिसार में, बिंबिसार तो अलग डायनेस्टी से थे, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त ये तो सब मौर्य के ही थे, ठीक है। आगे चलें, आ जाइए 84 पे आ जाइए जल्दी से। 84 सिकंदर के बारे में हम लोगों को बताना है। सिकंदर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल। और सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ये कहाँ का था, ये ग्रीस का था, ठीक है, ग्रीस का। एंशिएंट नेम क्या है ग्रीस का, यूनान। आपको झेलम का युद्ध याद आ रहा होगा, जब सिकंदर एंट्री करता है इंडिया में तो झेलम के पास उसका युद्ध होता है, ठीक है, किसके साथ, राजा पोरस के साथ, ठीक है। राजा पोरस यहाँ पे डिफीट कर जाते हैं, ठीक है, हार जाते हैं। सिकंदर के बारे में आप लोग जानते हैं कि इनकी सेना बहुत शक्तिशाली थी, ठीक है। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अहम रोल किसने अदा किया, बड़े बड़े घोड़ों ने, इनके पास बड़े बड़े घोड़े थे, ठीक है। तेज द्रोहियों का संयोग, ये तो हर जगह आप ऐड कर सकते हो इस पॉइंट में, ठीक है, क्योंकि ये तो चलता ही रहता था। तो यहाँ पे केंद्रीय सत्ता का यहाँ पे अभाव तो था ही, ठीक है, शक्तिशाली सेना थी सिकंदर की बिल्कुल है, देशद्रोहियों का उसे सहयोग भी मिला था। लेकिन डी पॉइंट देखिए, सेना में भारतीय सैनिकों की नियुक्ति, ये सब कहाँ था तब, ठीक है, नहीं पूछा तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। 85 है जल्दी से, यहाँ पे मैचिंग करानी है संप्रदाय से उनके आचार की, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। वैष्णव संप्रदाय, हिंदुइज्म के अंदर एक संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय भी था, ठीक है,
हाँ, जिनको रिप्रेजेंट करते थे रामानुजाचार्य, ठीक। सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य इससे संबंधित है। ब्रह्म संप्रदाय से मध्वाचार्य संबंधित है, ठीक है। और रुद्र संप्रदाय से वल्लभाचार्य, ठीक है। यहाँ पे ये सही मैच है, 1 2 3 4 इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ही हो जाएगा इसका करेक्ट। अब इन सभी की अलग अलग फिलॉसफी हैं, ठीक है, वो यहाँ पे समझाने का समय नहीं है। चलिए अभी इतना ही कर लीजिए, ठीक। 86 देखिए, 86 कहाँ गया, हाँ। निम्नलिखित में से किस रचना में बलबन, बलबन के बारे में आप लोग जानते हैं कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश याद आ रहा, जिसे मामलुक वंश भी बोलते हैं, ठीक है, मामलुक वंश। चलिए, और इसके बारे में क्या पढ़ा था, कॉर्प ऑफ 40 जो होता था, कॉर्प ऑफ 40 यानी हिंदी में क्या बोलते थे उसे, तुर्क चहलगनी, याद आ रहा, तुर्क चहलगनी। इसको डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था, बलबन था, ठीक है। और इनके बारे में और क्या पढ़ा है, लोहे और रक्त की नीति को किसने अपनाया था, बलबन ने, ठीक है, बलबन ने। तो ये जो कॉर्प ऑफ 40 या फिर तुर्क चहलगनी थी, इसको बनाने वाले थे इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। डिस्ट्रॉय करने वाले थे बलबन। इल्तुतमिश के समय पे बलबन खुद एक मेंबर था तुर्क चहलगनी का, ठीक है, यानी कॉर्प ऑफ 40 का खुद मेंबर था बलबन। चलिए, ये तो हो गया एक्स्ट्रा चीज़। पहली बुक का नाम देखिए, तारीख फिरोजशाही। इसको किसने लिखा था, आपने बरनी का नाम सुना होगा, ठीक है, जियाउद्दीन बरनी। बरनी की ये किताब है, इस किताब में चर्चा है बलबन की सत्ता के बारे में, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तुगलकनामा किसने लिखी, जल्दी से बताइए, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो ने लिखी ये किताब। तीसरी किताब जो लिखी है खजाइन उल फुतूह, इसका मतलब होता है ट्रेजरी ऑफ विक्ट्री, यानी जीत के रहस्य, ठीक है। इसका हिंदी मतलब है जीत के रहस्य, ट्रेजरी ऑफ विक्ट्री। ये भी खुसरोई साहब की किताब थी, ठीक है, खजाइन उल फुतूह। तो यहाँ पे 2 किताबें याद रखनी है आपको। और तबाकात नासरी किसकी है, तबाकात नासरी है मिनहाज की, ठीक है। आपने नाम पढ़ा होगा मिनहाज ए सिराज, याद आ रहा, मिनहाज ए सिराज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ये हो गया, 86 हो गया, 87 आइए जल्दी से। जून की 21, ये तो आसान है, तो कर लेंगे ना। आइए इसको समझने से पहले इस फिगर को समझिए। मैं इसको जूम कर रहा हूँ और ठीक से देखना, ठीक। 23.5 नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और 23.5 साउथ को मकर रेखा बोलते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन में साल भर के अंदर पृथ्वी की कौन कौन सी स्थितियाँ बनती हैं सूरज के रिस्पेक्ट में, वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत आसान है, हम लोग समझ लेते हैं। और आपको पता है कि कर्क रेखा इंडिया को कट करती है, यानी इंडिया की लोकेशन कहीं इधर है, ठीक है। इंडिया की लोकेशन बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि इंडिया में गर्मी कब रहती है, और आपको ये आइडिया लग जाए कि जून के मंथ पे सन जो है वो ओवरहेड रहता है कर्क रेखा के ऊपर, ठीक है। तो आपने पहली चीज़ ये समझ लिया कि जून के महीने में सन जो है वो कर्क रेखा के ऊपर रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब आपको इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, 21, ठीक है। 21 तारीख लास्ट लिमिट है, ठीक है, यानी कर्क रेखा पे मैं यहाँ पे 21 जून लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक ही दिन है, 21 जून एक ही दिन है जब कर्क रेखा पे परपेंडिकुलर रहती है सन की रेज, सिर्फ एक दिन। आप 22 तारीख में पहुंच जाएंगे, 22 जून को पहुंच जाएंगे, 23 जून को पहुंच जाएंगे, तो सन की रेज फिर नीचे परपेंडिकुलर होना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। कर्क रेखा से फिर से इक्वेटर आने तक यहाँ पे 3 महीना लग जाएगा, ठीक है, 3 मंथ लग जाएगा। और 3 महीने बाद सन की परपेंडिकुलर रेज आ जाएंगी इक्वेटर पे। और 3 महीना अगर आप जोड़ देंगे 21 जून में, तो ये तारीख हो जाती है 22, जल्दी से बताइए, 22 सितंबर, ठीक है। तो आपने 2 चीज़ें सीख ली, 21 जून की स्थिति सीख ली और 22 सितंबर की स्थिति सीख ली, ठीक है। 21 जून से 22 सितंबर आने में 3 महीना लगा, ठीक है। और सन इस दौरान कहाँ पे ट्रेवल किया, यहाँ पे ट्रेवल किया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेवल किया, इस तरह, ठीक। डायरेक्शन भी देखते रहना। अब इक्वेटर से चालू करना, अब साथ में ये भी देखते रहना कि 22 सितंबर को सन की रेज परपेंडिकुलर इक्वेटर के पास है, ठीक है, यानी अब इंडिया में ठंडी आने लगी, ठीक है। अभी तो सूरज को नीचे भी जाना है और नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मकर रेखा के पास चला गया। और मकर रेखा पे जब लंबवत पड़ता है सूरज, वो तारीख होती है, जल्दी से बताइए, 21 और 22 दिसंबर। और इसी स्थिति में हम लोग इंडिया का भी सोचें तो आप जान रहे हैं दिसंबर के महीने में तो सन की रेज परपेंडिकुलर यहाँ पे है मकर रेखा में, तो हमारे यहाँ क्या स्थिति होगी, हमारे यहाँ भयानक ठंडी होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ रेस इंक्लिनेशन में जा रही है, ना कि परपेंडिकुलर में, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 3 महीने लगा, फिर इक्वेटर से फिर मकर रेखा में 3 महीने लगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर रिट्रीट होना शुरू करेगा, ठीक है। तो हम लोग दिसंबर तक पहुँच गए थे, ठीक है, दिसंबर तक पहुँच गए थे। फिर दिसंबर में 3 महीना जोड़ेंगे तो फिर से इक्वेटर पे आ जाएगा सन, यानी सन की परपेंडिकुलर रेस। और ये तारीख होती है, जल्दी से बताइए, 21 मार्च, ठीक है। आपने 4 तारीख देखी, 21 जून, फिर 3 महीना इसमें ऐड करोगे तो 3 महीने बाद कर्क रेखा से सूरज पहुंच जाएगा कहाँ पे, इक्वेटर पे। और वो तारीख कौन सी है, 22 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर। 22 सितंबर से फिर सन की रेस नीचे जाना शुरू करेंगे परपेंडिकुलर होते होते और मकर रेखा तक जाएंगी। और मकर रेखा पे कब परपेंडिकुलर होंगी, 21-22 दिसंबर, ठीक है, ठीक है।
फिर यहाँ से फिर 3 महीना लगेगा और सन की रेस परपेंडिकुलर होते जाएंगी कहाँ पे, फिर से इक्वेटर पे, और वो तारीख कौन सी होगी, 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च। अब 21 मार्च में फिर से 3 महीना जोड़ोगे तो ये फिर से पहुँच जाएगा किस तारीख में, वही तारीख जहाँ से हम लोग शुरू किए थे, 21 जून। कहाँ पे, कर्क रेखा पे। ठीक है, ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, यानी ऐसे साइकिल चलती है। मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ, 21 जून, ठीक है, 22 सितंबर, ठीक है, यहाँ पे 21-22 दिसंबर, ओके। फिर अब यहाँ पे ये कौन सी तारीख है, फिर से इक्वेटर पे आ गए 21 मार्च, और फिर से 21 जून। समझ में आ गया ना। मैं फिगर को सही से एलाबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब 21 तारीख पूछा है, 21 तारीख को आप लोगों को बिल्कुल रट गया होगा। ठीक है, इसको समर सॉलिस्टिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। डी ऑप्शन पढ़िए पहले तो। डी ऑप्शन में क्या लिखा, मकर रेखा पर यानी 23.5 साउथ ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्त चमकता है। व्योमस्त यानी वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल। तो आपने देखा अभी 21 जून को सूरज की स्थिति कहाँ पर रहती है, कर्क रेखा पर रहती है। ठीक है, मकर रेखा के ऊपर नहीं चमकता, कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। ठीक है, तो ये तो गलत है, ये गलत है पॉइंट। सी पॉइंट में ये लिख दिया, सी पॉइंट में ये लिख दिया कि इक्वेटर के ऊपर चमकता है। कहाँ चमकता है इक्वेटर के ऊपर भाई, हम लोगों ने तो एक ही चीज़ पढ़ी ना, 21 जून कर्क रेखा। ठीक, और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इक्वेटर यानी ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 2 बार सूरज आ रहा है। एक तारीख आपने 22 सितंबर पढ़ा था। ठीक है, और एक तारीख जब दिसंबर से वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ यानी 21 मार्च। तो इक्वेटर पे 2 बार सन की रेस परपेंडिकुलर होती हैं, 21 मार्च को और 22 सितंबर को। इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स। ठीक, तो इक्वेटर पे आपने 2 बार देखा, लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा पे ऐसा नहीं है। कर्क रेखा पे सिर्फ एक ही बार 21 जून, मकर रेखा पे बस एक ही बार 22 दिसंबर। ठीक है, चलिए वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। कर लोगे ना, अब तो हम लोग इतना समझ लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग पॉज करके अब इसको समझते रहना। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। चलिए 88 आइए जल्दी से, बहुत आसान है, कई बार कर चुके हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल जल्दी से बता दीजिए, 324। ठीक है, 324 का मतलब है इसका जिक्र संविधान में है। ठीक है, जिसका जिक्र संविधान में आर्टिकल के फॉर्म में होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरीके से सीखें आप। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1950 में। ठीक है, संविधान बनने के साथ ही, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट भी, पहला पॉइंट भी ठीक है। तीसरा पॉइंट है, संविधान में इसके कुल सदस्यों की संख्या 3 निर्धारित की गई थी। 1+2 की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 यानी चेयरमैन, ठीक है, 2 यानी उनके सहायक असिस्टेंट जिसे मेंबर बोलते हैं। ठीक है, मेंबर। चेयरमैन को ECI बोलते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और बाकी ये 2 मेंबर हैं इनको सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर। इन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बोलते हैं, जिसे CEC बोलते हैं। CEC की बात हो रही है यानी चेयरमैन की बात हो रही है, और सिर्फ EC की बात हो रही है यानी मेंबर की बात हो रही है। लेकिन ये व्यवस्था तो 1993 में की गई। ठीक है, क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी जब संविधान बना तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थिति थी वो सिर्फ 1 मेंबर की थी। ठीक है, 1 मेंबर कमीशन होता था, ये 1 मेंबर कमीशन। ठीक है, 1 मेंबर कमीशन। तो ये तो संविधान के समय की बात कर रहे हैं ना, तो तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक, ये व्यवस्था तो 1993 में की गई है, 1+2 वाली व्यवस्था। ठीक, चलिए तो यहाँ पे तीसरा गलत कर दो, बाकी B 1 और 2 सही कर दो। आ जाओ आगे, आ जाओ जल्दी से। 89 इमेजेस वगैरह कई बार दिखा चुके हैं। ठीक है, अभी समय नहीं है, लेकिन ऐसे हवा हवा में क्वेश्चन करने में भी मज़ा नहीं आता ना। चलिए दिखाई देते हैं। इस फिगर को देखिए, आप देख पा रहे हैं, यह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्टेट आप लोग समझते हैं, इसको भी हम लोग कई बार समझ चुके हैं। पर ये पर्शियन गल्फ को सेपरेट करती है, पर्शियन गल्फ को जोड़ती है अरेबियन सागर से। ठीक है, और अगर पूछा जाए सेपरेट किस किस को करती है, तो सेपरेट करती है UAE को ईरान से। ठीक है, तो सेपरेशन में और एडिशन में ये पता होना चाहिए। अब हो जाएगा ना। इस दूसरे फिगर को देखिए, अभी आपने ये देखा था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज देखा था। ठीक है, UAE को सेपरेट करते हुए ईरान को देखा था। ठीक है, ये अरेबियन पेनिनसुलर है। ठीक है, और ईरान तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा। ठीक है, आपको इसकी लोकेशन देखो, ये क्वेश्चन आइलैंड दिख रहा, ये वाला, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, दिख रहा है ये छोटा सा, ये है क्वेश्चन आइलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अभी ये फिगर देख रहे थे ना। ठीक है, ये अरेबियन सागर तो आपने देख लिया। ठीक है, लेकिन अगर इस गल्फ़ की अगर बात पूछ ले तो ये गल्फ़ कौन सी है, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है। ठीक है, गल्फ़ ऑफ ओमान। ठीक है, ओमान कंट्री दिख रही है इसलिए गल्फ़ की ओमान है। तो गल्फ़ की ओमान को कनेक्ट करता है किससे, पर्शियन गल्फ़ से। ठीक, और गल्फ़ ऑफ ओमान ऑप्शन नहीं रहेगा तो अरब सागर रहेगा कनेक्टिविटी में। ठीक, चलिए अब जल्दी से फटाफट पढ़िए क्वेश्चन। हॉर्मुज जल डमरू पूछा है आपसे, हॉर्मुज स्टेट पूछा है। यहाँ कीस में हैंजम द्वीप स्थित है। कीस में देखा आपने, कीस आइलैंड अभी हम लोगों ने देखा फिगर में, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ यह ईरान और अरब का जो पेनिनसुलर है उसको अलग करता है, ये भी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो सेपरेशन वाली बात होगी। हमने आपको सिखाया था कि स्टेट के 2 काम होते हैं, सेपरेशन के और जोड़ने के। ठीक है, तो सेपरेशन वाला सेकंड पॉइंट है और जोड़ने वाला काम तीसरा पॉइंट है। यह ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। ऐसे सही नहीं लिखा है इन्होंने, ये यहाँ पे वर्डिंग गलत है। अरब सागर का भाग ही ओमान की खाड़ी, तो
यहाँ पे ओमान की खाड़ी के साथ आपको क्या जोड़ना चाहिए था, आपको पर्सियन गल्फ जोड़ना चाहिए था, है ना, पर्सियन गल्फ। फिर भी आंसर की वाले इसका डी ऑप्शन दे रहे हैं, इसको सही मान रहे हैं, तो ये सही तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये दो गलत हैं। ठीक, ये दोनों तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ना। चलिए 90 आ जाइए जल्दी से। यक्षगान के बारे में पूछा है। यक्षगान क्या है पहले ये जानते हैं। ये एक नाटक और नृत्य शैली है, ठीक है, डांस शैली। इसको कन्नड़ स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है, कन्नड़। कन्नड़ से आप लोग क्या समझ रहे हैं, कन्नड़ स्टाइल में लिख दे रहा हूँ, और कन्नड़ से आप क्या समझ रहे हैं, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक की एक शैली है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं यक्षगान में, जैसे यहाँ पे डांस दिखाया जाता है, म्यूजिक दिखाया जाता है, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, ठीक है, मेकअप, स्टेज टेक्निक वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ये सब यक्षगान में आपको देखने को मिलेंगी। इन छोटे छोटे फिगर्स को देखिए। इस फिगर को दिखाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही है, क्या कि आपको यहाँ पे कपड़े देखना है, ठीक है। यहाँ पे चमकीले तड़क भड़क वाले कपड़े दिख रहे हैं ना आपको पहने हुए, फंकी स्टाइल वाले, बहुत ज़्यादा कलर हैं जिस ड्रेस में, ठीक है। तो ये यक्षगान याद रखना, ठीक है। पहला पॉइंट जो लिखा है भगवान गणेश की वंदना से शुरू होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यूट्यूब पर देख लेना, वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है, यक्षगान के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, ये आपने देखा, आपने चटकीले रंग बिरंगे परिधान, विशाल मुकुट भी देखा आपने, ठीक है, प्रयोग करते हैं बिल्कुल। तो 90 का यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो गए यहाँ पे। तो तीसरा पॉइंट है कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य, तो कर्नाटक भी सीखा, कन्नड़ स्टाइल ही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, समझ आया। चलिए 91 देखिए, आसान सा क्वेश्चन। चोल साम्राज्य की राजधानी जल्दी से बता दीजिए। चोल तंजौर, ठीक है, तंजौर। इन सब पे पहले डिस्कस हो चुका है टेस्ट नंबर 1 में, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, वैसे आप लोग जानते हैं ना। 92 पे आ जाइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कालिदास के नाम का उल्लेख किस स्तंभ लेख में मिलता है। आपको पुलकेशिन द्वितीय का नाम याद आ रहा। पुलकेशिन द्वितीय किस डायनेस्टी से संबंधित थे, चालुक्य वंश, ठीक है, सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था, ठीक है। तो इनके इतिहास के बारे में पता चलता है। एहोल का जो यहाँ पे स्तंभ लेख है, रॉक प्लेयर है, ये कालिदास का नाम भी इसमें मिलता है, ठीक है। और चालुक्य वंश के जो पुलकेशिन द्वितीय, इनकी भी चर्चा है यहाँ पे, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 93 पे आइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई हैं। मेघदूत किसकी है, कालिदास की, ठीक है, कालिदास। उस दिन मुद्रा राक्षस के बारे में पढ़ रहे थे, ये क्या है, ये प्ले है, ठीक है, यानी ये नाटक है, ठीक है। लिखा किसने है, विशाख दत्त ने, ठीक है, विशाख दत्त ने। कामासूत्र किसने लिखी है, आप लोग जानते हैं, बादशाह ने, ठीक है। और ये चारों के चारों गुप्त पीरियड से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए 94 देखिए, यहाँ पे दीवाने अर्ज हम लोगों ने जब टेस्ट नंबर 1 किया था टेस्ट सीरीज में, तब चर्चा की थी, जब हम लोगों ने बलबन के बारे में पढ़ा था। याद आ रहा, नहीं याद आ रहा होगा तो भूल गए होंगे, उसको रिवाइज कर लीजिए। तो ये बलबन की थी, ठीक है। मोहम्मद तुगलक जो है, ये गलत मैच है, ठीक। दीवाने को ही वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलाउद्दीन खिलजी की नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक की है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने मुक्तक राज, ये है अलाउद्दीन खिलजी की, बलबन की नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी की है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, ये बिल्कुल करेक्ट मैच है, सही सुमेलित पूछा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इन क्वेश्चन को कर चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। 95 देखिए, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो का संबंध, वेरी इजी, अमीर खुसरो से अलाउद्दीन खिलजी याद रखें, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट। अमीर खुसरो के बारे में क्या जानते हैं, ये विटनेस हैं, यानी इन्होंने 7 सुल्तान यानी 7 सुल्तानों का यहाँ पे शासन देखा, ठीक है, अपने लाइफ टाइम में। तो ये 7 सुल्तानों के विटनेस रहे, याद रखा करो, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। पानीपत का 3rd बैटल पूछा है, वेरी इजी। चलिए जल्दी से रिवाइज कीजिए। पानीपत की फर्स्ट बैटल 1526 ईस्वी में किस किस के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। पानीपत 2nd बैटल हेमू और अकबर के बीच में हुई 1556 में, ठीक है। बाबर का समय आप लोग जानते हैं, 1526 में एंट्री मारी थी, 1530 तक रही थे। पानीपत की 3rd बैटल अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 में, ठीक है। यानी 2nd बैटल और 3rd बैटल में बहुत डिफरेंस था, ठीक है, लगभग कितना 200+ साल का डिफरेंस था। तो यहाँ पे तीसरा पूछा है, तो तीसरा हम लोगों ने देखा अहमद शाह अब्दाली और मराठा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए बाकी तीनों रिवाइज हो गया, टाइम भी आपको याद हो गया। चलिए 97 देखिए। 97 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित यहाँ पे शहर पूछा है, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। डेट्रॉइट वर्ल्ड फेमस, सब लोग जानते हैं, कहाँ पे है, यूएसए में, ठीक है। नगोया कहाँ पे, जापान का शहर है, ठीक है। और ये वोल्क्सवागन, ये जर्मनी, ठीक है। 3 शहर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, चौथा नहीं है। तो हमें 1 2 3 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, आपने 5 ग्रेट लेक्स पढ़ा होगा, 5 ग्रेट लेक्स, वहाँ पे इसके लोकेशन पूछते हैं कि ये किस लेक के बगल में है, सुपीरियर के है या फिर मिशिगन के है ना, याद आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, बताना कमेंट करके, ठीक है। चलिए 98 देखिए। माराकाइबो, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, और जगह क्या थी, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला का एक पोर्ट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला से आपको लोकेशन याद आ रही है, ठीक है, मैपिंग किए हैं आप लोग, पता है। डोवर से डोवर जल संधि याद आ रही है, ठीक है, डोवर जगह है यूके की, ठीक है, जो डोवर जल संधि पढ़ते हैं तो 2 लैंड पार्ट को सेपरेट करती है जल संधि, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक लैंड पार्ट यानी एक ज़मीनी भाग खुद डोवर है, ठीक है,
जो कि यूके का है, और दूसरा लैंड पार्ट उसका नाम है कैलाइस, ठीक है, कैलाइस। पर्टिकुलर 2 जगह के नाम बता रहे हैं जो आप डोबर स्टेट पढ़ते हैं, और यहाँ पे यूके का लैंड पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस का लैंड पार्ट है। तो ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये 2 जगह डिस्कस की हैं अभी, ठीक। तो डोबर तो सही मैच है, इंग्लैंड, ठीक। लेकिन माराकाइबो यहाँ पे गलत मैच है, मिस्र नहीं है, वेनेजुएला होना चाहिए था, ये गलत मैच है। कारवाड़ ये भी पोर्ट है, ठीक है, डोबर भी एक पोर्ट ही है, ठीक है। कहाँ का है? कर्नाटक का, ठीक है। यहाँ पे भारत मैच है, सही मैच है, यानी 2 और 3 सही मैच है, बाकी गलत है। चलिए सी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट। चलें आगे चलें, ठीक। 99 देखिए जल्दी से। 99 अरब सागर की रानी, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फैक्चुअल है, आपको पता होगा। कोच्चि पोर्ट जो है उसको बोलते हैं अरब सागर की रानी, ठीक। किस वजह से बोलते हैं? जिसकी अवस्थिति सुएज कोलंबो मार्ग के निकट होने के कारण अत्यंत लाभप्रद है, ठीक है। चलिए इस फिगर को देखिए, कोच्चि पोर्ट दिख रहा है, लोकेशन भी देख लीजिए आप, ठीक है, कोच्चि पोर्ट। चलिए 100 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से पीतल का रंग हवा में फीका पड़ने का प्रमुख कारण है। आप जब दुकान से लेते हैं पीतल का सामान, बिल्कुल एलोइस रहता है ना, कुछ दिनों बाद देखते हैं कि वो डल हो जाता है, थोड़ा डल हो जाता है, तो उसी का कारण पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब हम लोग को वो सब इसमें नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे कैसे रिएक्शन होता है। चलिए 101 पे आ जाइए जल्दी से। 101 में हार्ड वाटर के बारे में पूछा है। हार्ड वाटर प्रयुक्त कहाँ नहीं किया जाता है, ठीक है। पहले तो हार्ड वाटर समझिए क्या है। हार्ड वाटर मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे एक्सेस रहती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे एक्सेस रहता है कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। इसको और क्या बोल सकते हैं? हाई मिनरल कंटेंट वाटर है, ठीक है। हाई मिनरल की वजह से ये मत समझ लेना कि ये पीने योग्य हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग मिनरल वाटर पढ़ते हैं, यहाँ पे हाई मिनरल किस चीज़ का है? कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। इसको पी लोगे तो कुल आते आते गल जाएंगी। यहाँ पे हार्ड से मतलब होता है हार्ड आयन, ठीक है। हार्ड से मतलब है हार्ड आयंस। आयन आप लोग समझते होंगे, किसके आयंस? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। तो समझ में आया? अगर कोई पूछे भाई ये कठोर का मतलब क्या है, तो सिंपल से यही बोल देना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जिस भी वाटर में जाना रहेगा वो कठोर हो जाएगा, ठीक है। कठोर वाटर बोलेंगे उसे। तो ना ही तो इसको पीने के लिए यूज करते हैं, ना ही कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बॉयलर्स में भी यूज नहीं करते हैं। बॉयलर यानी ये थर्मल पावर प्लांट में लगे होते हैं, ठीक है। इसी में पानी भर के भाप बनी जाती है, ठीक है। अभी इतना ही समझ लीजिए। चौथा पॉइंट है फसल की सिंचाई के लिए। इसको भी कैसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा था तो यहाँ पे चारों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए 102 देखिए जल्दी से, वेरी इजी। सोडियम थायोसल्फेट का नाम सुना? सोडियम थायोसल्फेट, इसी को बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपो सॉल्यूशन यानी आपने हाइपो में देखा कि यहाँ पे सोडियम होता है, यानी डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। डी का 1 2 जगह है। चलिए ब्लीचिंग पाउडर तो बहुत आसान है, क्लोरीन लगा देंगे इसका, ठीक है। जर्मन सिल्वर यानी निकल, ठीक है, जर्मन सिल्वर यानी निकल। और सोल्डर में क्या होता है? टिन, तो आसान है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्रोमियम का यूज करते हैं, ठीक है। हाई स्पीड स्टील को बनाने में भी क्रोमियम का यूज करते हैं, ठीक है। हाई स्पीड स्टील जो कटर होते हैं ना, पहाड़ों को काटने वाले कटर, लोहे को काटने वाले कटर, उसमें भी क्रोमियम का यूज करते हैं, स्टील में मिलाते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक। 104 देखिए जल्दी से। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, बहुत आसान है, इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो सही मैच है, ठीक। टेफ्लॉन और फ्लोरीन ये बहुलक हैं, ठीक है। फ्लोरीन का केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो बिल्कुल फुटबॉल की तरह दिखता है, ठीक है। और कार्बन 60 फॉर्मेट में यहाँ पे ये एटम्स हैं लगे रहते हैं। अब टेफ्लॉन का अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखे होंगे तभी तो बता पाएंगे उसमें फ्लोरीन होता है कि नहीं। टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस इसलिए दिखाया हूँ ताकि यहाँ पे आपको फ्लोरीन दिख रहा है, ठीक है। यानी सी का ये सही मैच है, ठीक है। सी सही मैच है, ए भी सही मैच है। मस्टर्ड गैस के बारे में आप लोग जानते हैं, ये केमिकल लिक्विड है, बी भी सही मैच है। और फ्लोरीन के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ज़्यादातर फ्लोरीन का जो यूज है वो डायमंड के सिंथेसिस करने के लिए होता है, ठीक है। बेंडिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज नहीं करते इसका, तो डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं पूछा था, मतलब गलत पूछा था, तो गलत के हिसाब से आंसर डी हो जाएगा, ठीक। मैं इनको मिटा दे रहा हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 105 देखिए, 105 देखिए, वेरी इजी। फोबोस और डाइमोस किसके नेचुरल सैटेलाइट है, जल्दी से बताइए। जॉन कार्टर मूवी देख रहे हैं? जॉन कार्टर ना देखो तो देखने कभी समय मिले, 5 दिसंबर के बाद देखना। वैसे देखा होगा आप लोगों ने, उस मूवी में दिखाया गया सरफेस से ही यहाँ पे 2 यहाँ पे सैटेलाइट दिखते हैं, ठीक है, फोबोस और डाइमोस। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। इस फिगर को देखिए, एक मुंह नहीं दिख रहा आपको, दूसरा मुंह नहीं दिख रहा, ठीक है। ये क्या है? ये मार्स है, ठीक है, मार्स ग्रह है। यही दोनों हैं, ठीक है, फोबोस और डीमोस। चलिए आंसर सीख लिया था हम लोगों ने, मार्स। चलिए 106 वीरता के लिए दिया जाने वाला सौर चक्र सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? करंट अफेयर्स है, गुंजन सक्सेना को मिला है, ठीक है, गुंजन सक्सेना। 107 पढ़िए, पल्लवों का यहाँ पे आर्किटेक्चर पूछे हम लोगों ने, शुरुआत के क्वेश्चन में किया है। पल्लव शैली आप लोगों ने पढ़ा है, हमने मैन शैली के बारे में चर्चा की थी, हम लोगों ने मामल्य शैली के बारे में चर्चा की थी, ठीक है।
सबसे पहली पल्लवों की जो आर्किटेक्चर शैली थी वो महेंद्र शैली थी, ठीक है। महेंद्र वर्मन आप नाम सुने ना, उन्हीं के नाम पे शैली है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था, यहाँ पे मंडप वगैरह बनते थे, इस शैली में मंडप ज़्यादा बनते थे मंत्रों में। मंडप यानी जो पिलर्ड हॉल रहता था, ठीक है, पिलर बहुत सारे लगे रहते थे और एक बड़ा सा हॉल रहता था, उसे मंडप बोलते थे, ठीक है। और जो फ्रंट गेट होता था किसी भी मंदिर का, भव्य द्वार जो होता था उसे गोपुरम बोलते थे, ठीक है, गोपुरम। ये सब कब बनता था, महेंद्र शैली के टाइम पे बनता था, ठीक। मामल्य शैली जैसे ही आई महेंद्र शैली के बाद, तो यहाँ पर रथ वगैरह ज़्यादा बनने लगे थे, ठीक है, रथ। और ये रथ होते थे मोनोलिथिक, यानी एक ही पत्थर पे ये कारीगरी की जाती थी, ठीक है। तो आपको दो तो पता चल गए कि सबसे पहले सीक्वेंस में कालानुक्रम बताना ना, तो महेंद्र शैली पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मामल्य शैली सेकंड आई, ठीक है। इसके बाद राज सिंह शैली आई, यानी चौथा, ठीक, राज सिंह शैली। फिर लास्ट में थी नंदी वर्मन शैली, ठीक है, नंदी वर्मन शैली। महेंद्र शैली में आपने महेंद्र वर्मन का नाम देखा, मामल्य शैली में आपको किसका नाम याद रखना है, नरसिंह वर्मन का, ठीक है, नरसिंह वर्मन का। राज सिंह शैली के एग्जाम्पल जैसे आप सोर टेम्पल पढ़ते हैं, है ना, सोर टेम्पल याद आ रहा, सोर टेम्पल इसी शैली का एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे 1243 बना कोड, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए 108 आ जाइए। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, आसान क्वेश्चन है, 24 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 109 देखिए जल्दी से। यूपी जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का क्रम बताना है। सबसे कम जनसंख्या यूपी स्पेशल में 1000 बार पढ़ चुके होंगे, महोबा की है, ठीक है। तो सबसे पहले जो महोबा है उसी को आंसर लगा दो, एक ही ऑप्शन में है, आपका काम तो अभी बन गया, ठीक। फिर हमीरपुर की है, फिर श्रावस्ती की है, ठीक है, और फिर ललितपुर की है, यहाँ पे श्री लग दिया, श्रावस्ती। ललितपुर के बारे में एक चीज़ जान रही है, यूपी में यदि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी पूछे, जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम पूछे, तो आंसर ललितपुर हो जाता है, ठीक है, ललितपुर, ठीक। कह रहे हैं यहाँ तो जनसंख्या पूछा था, ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन। चलिए 110 करिए जल्दी से। यहाँ पे पूछा है यूपी के वर्तमान प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन से संबंधित नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि यूपी का जो ज़्यादातर क्षेत्र है वो गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है। तो भावर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तराई का क्षेत्र भी देखते हैं, गंगा यमुना का मैदान बिल्कुल देखते हैं। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र का मतलब यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश में कहाँ की बात कर रहे हैं, ये झांसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, झांसी ललितपुर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि यूपी के दक्षिण में तो यही है ना, ठीक है। प्लेटू एरिया भी मिल जाती है यूपी में, ठीक है। रॉकी प्लेन्स नहीं है, ठीक है, रॉकी प्लेन्स नहीं है, तो आंसर भी हो जाएगा। चलिए 111 देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम, सोर्स पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बेतवा कहाँ से निकलती है, एमपी से निकलती है। केन कहाँ से निकलती है, ये भी एमपी से निकलती है, ठीक है। राप्ती कहाँ से निकलती है, ये तो नेपाल से निकलती है, ठीक है, राप्ती। गोमती रिवर जो है वो यूपी से निकलती है, ठीक है। सोर्स गोमती नदी का उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यूपी में कहाँ से, पीलीभीत से, ठीक है। पीलीभीत में एक जगह है गोमत ताल, याद आ रहा, बिल्कुल याद आ रहा होगा, क्योंकि गोमत ताल को पहले क्या बोला जाता था, जल्दी से बताइए, फुलहर झील, याद आ रहा, फुलहर झील बोला जाता था पहले, अब गोमत ताल है नाम, ठीक है। और गंगा से कहाँ मिलती है गोमती, गाजीपुर के पास में, ठीक है, गाजीपुर के पास में मिल जाती है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। चलिए फिर आगे करते हैं, कहाँ गया, इस तरफ है, 112 करना है ना, 112। आइए जल्दी से कर लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश में जौ समझते हैं, जो यानी बारले को गरीबों का भोजन बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड में पैदा होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैश क्रॉप भी करना है, आप लोग पढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, आम प्रशिक्षण व प्रयोग केंद्र लखनऊ में अवस्थित है, तो ये लखनऊ में, ये भी सही मैच है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक। चलिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। 113 अयोध्या का प्राचीन नाम ऐसा था, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कौशल राज्य में व्यतीत किए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। याद आ रहा, महाजनपद काल बर्थ क्या है गौतम बुद्ध साहब की, जल्दी से बताइए, 563 BC, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश को बौद्ध और जैन धर्म का पालना कहा जाता है। जैन धर्म का नहीं कहा जाता है, बौद्ध धर्म को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर समय जो व्यतीत हुआ गौतम बुद्ध साहब का वो यूपी में हुआ, ठीक है। तो जैन धर्म का नहीं था, बौद्ध सिर्फ एक करेक्ट है, ठीक है। ये पॉइंट गलत है, 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए, 114। अच्छा, यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये तो हम लोग करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी होता है। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। 129 तक हैं यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन। 130 देखिए करंट अफेयर्स, इनको जल्दी से करेंगे। हाल ही में प्लास्टिक समझौता, प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश निम्न में से कौन सा बन गया, भारत इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 130 बनाइए। हाल ही में BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसी भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी साहब को चुना गया था, ठीक है। अब तो खैर T20 वर्ल्ड कप हो गया, रिजल्ट भी आ गया। चलिए 132 देखिए।
भारत और किस देश ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया? तो आपको पता है क्लाइमेट एक्शन के लिए तो मोदी जी बिल्कुल हमेशा तत्पर रहते हैं, तो ये भारत और यूएसए के बीच में हुआ। ठीक है, ये डायलॉग भारत और यूएसए के बीच में हुआ। चलिए 133 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से एक तरफा हटने पर किस देश को निलंबित कर दिया? उत्तर कोरिया को। ठीक है, उत्तर कोरिया को किया। ये पढ़ लेना, ठीक है, ओलंपिक पढ़ लेना 2020 वाले जो हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा उससे यूपीपी से सारों में। सभी के नाम पढ़ना है, सभी के क्षेत्र पढ़ने हैं, और मेडल कौन सा जीता है, गोल्ड जीता है कि ब्रॉन्ज जीता है, ये भी सब याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट नहीं है ओलंपिक्स में, कुछ ही लोग जीते ही हैं, तो उनके बारे में सारी चीज़ें पता होना चाहिए, क्वेश्चन पक्का आएगा। चलिए 134 देखिए, पीएम मोदी ने 15 सितंबर 2021 को राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर किस चैनल को लॉन्च कर दिया? ये क्वेश्चन हम लोग दृष्टि में भी किए थे, है ना। अब इसका नाम संसद टीवी हो गया। ठीक है, संसद टीवी। पहले राज्यसभा टीवी पे एक कार्यक्रम आता था विशेष। ठीक है, अभी भी प्ले लिस्ट में पड़ा है। ठीक है, विशेष देखा कीजिए आप लोग, उससे मेंस में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, मेंस में यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए 135 देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन लॉन्च किया। ठीक, 136 आइए, हाल ही में आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत की? दिल्ली मत लगा देना आंसर। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ है काम, उत्तराखंड। चलिए 137, भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया? एक ही धुरंधर है, पंकज अडवाणी साहब, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 138, ये आसपास में गाने आने बजा रहे हैं लोग, तो हो सकता है बैकग्राउंड में साउंड आ रहा हो, भाई माफ़ी उसके लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन मंजूरी की? आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन समझ रहे हैं, इंग्लिश वाले इस नाम से जानते होंगे, DRRM। ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने, इंडिया ने रसिया के साथ समझौता किया। ठीक, चलिए 139 पे आ जाइए, हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? यह है नीमाबेन आचार्य। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए 140, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया? LGBT समझते होंगे। ठीक है, LGBT, इसी में से एक कैटेगरी समलैंगिक होती है। तो सेम सेक्स मैरिज अभी बैलेट कहाँ पे हुई? ये हुई स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आंसर डी। चलिए फिर यहाँ पे हम लोगों का टेस्ट खत्म हो गया। आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं कि हम टाइम पे आप लोगों को नहीं दे पाते हैं वीडियो, बट जितना हमारे पास समय है मैं उतना कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करने की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।